हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल के मॉक टेस्ट में मैंने बोला था कि आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो आज या कल में रिलीज़ कर दिए जाएंगे, तो वैसा ही हुआ है। आपके एडमिट कार्ड की लिंक जो है वो कल एक्टिवेट कर दी जाएगी, तो आप साइट पर जाकर वहाँ से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने मॉक टेस्ट की, जिसमें पहला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था वह कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि वह शासक कौन है जिसने एक जैन मुनि की तरह अपने शरीर का त्याग किया था। ऑप्शन में है बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था उपवास के दौरान। ठीक है, और इस घटना का जो उल्लेख है वो श्रवण बेलगोला, जो उनका अभिलेख है, श्रवण बेलगोला के शिलालेख में इस घटना का उल्लेख मिलता है कि क्योंकि इन्होंने श्रवण बेलगोला में ही अपना शरीर का त्याग किया था। ठीक, कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में ही शरीर का त्याग किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तराइन का जो प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य हुआ था। इसके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई? जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। पृथ्वीराज की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था किसने? ये आपसे पूछा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर कर किसने स्वतंत्र किया था? ऑप्शन में है मुर्शिद कुली खां, सआदत खां, सरफराज खां या अन्य। तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर है मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर उसे स्वतंत्र कर दिया था। यह पहले स्वतंत्र नवाब बने थे। कौन? यह पहले बंगाल के स्वतंत्र नवाब बने थे, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इजारा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खां ने इजारा प्रणाली की शुरुआत भी की थी। किसकी? इजारा प्रणाली की शुरुआत मुर्शिद कुली खान के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आएगा आपका, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ठीक है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन में है बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खां। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खिलजी। पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये इनका पूरा नाम है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इन्होंने बिहार को सर्वप्रथम जीता था। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार को सर्वप्रथम जीता था। कब? इन्होंने 1200 ईस्वी में बिहार पर कब्जा कर लिया था। कब? 1200 ईस्वी में बिहार पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। और किस काल में? तो आपको बता दें, कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। इसे यूनानी कला भी कहते हैं। ठीक है, गांधार शैली को यूनानी कला भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको जीके से सबसे बेस्ट मॉक प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी हम कुछ दिनों में यूपी पुलिस जीके के मॉक टेस्ट की भी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, यूपी की जीके की और यूपी पुलिस की मॉक टेस्ट की शुरुआत भी करने वाले हैं हम।
तो जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन में है ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफ़र, या ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली, यानी अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। किसकी जीत हुई थी? हैदर अली की जीत हुई थी। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था, ठीक है। और मैसूर को अब कर्नाटक का प्राचीन नाम है मैसूर, ठीक है। कर्नाटक अब क्या है मैसूर को? तो अब बोलते हैं, वर्तमान में नाम है कर्नाटक। कर्नाटक का प्राचीन नाम था मैसूर, ठीक है। तो किसकी हार हुई थी? अंग्रेज़ों की हार हुई थी और हैदर अली की जीत हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? इंद्र देवता के लिए। पुरंदर का अर्थ होता है दुश्मनों को नष्ट करने वाला, ठीक है, दुश्मनों को नष्ट करने वाला। तो पुरंदर शब्द का यूज़ जो है इंद्र के लिए किया गया था, जो कि आर्यों के देवता थे। इंद्र किसके देवता थे? इंद्र आर्यों के देवता थे। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग कौन है? ये पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग के कुलगुरु हैं, कुलगुरु थे पतंजलि, ठीक है, जिन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था पतंजलि ने, और ये पुष्यमित्र शुंग के कुलगुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाली ग्रंथों के गांव की मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक कहा जाता है। पाली ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगर आपसे पूछा जाता है पाली ग्रंथ का संबंध किससे है, तो पाली ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसमें गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तैमूर लंग, नादिर शाह, चंगेज़ खां या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंगेज़ खां जो है वो कहता था कि मैं ईश्वर का अभिशाप हूँ, ठीक है, वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप मानता था। कौन? चंगेज़ खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है लॉर्ड एमरी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो ये जो तीनों लोग थे, ये जो गठित हुई थी कैबिनेट मिशन 1946 में, उन तीनों की ये तीनों सदस्य थे। बट लॉर्ड एमरी जो हैं वो 1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे, और बाकी जो ये 3 हैं वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पारित किया गया था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। और इस बिल को पारित करने का उद्देश्य क्या था? इसे भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है ये, और इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इससे पारित करने का उद्देश्य था चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिलना, ठीक है। जब इसे पारित किया गया तभी से चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में मान्यता मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया 1934 में। ठीक है, कब किया गया? 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है कब? तो ये किया गया है 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, कब? 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे अपना हम, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित होती है, क्योंकि लोकतंत्र वो जो है वो जनता के लिए, जनता पर, जनता के द्वारा ही शासन होता है। ठीक है, तो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। अगला क्वेश्चन है आपका, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं हैं वो ली गई हैं। मौलिक अधिकार, संघीय शासन व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन या उपयुक्त सभी? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही व्यवस्थाएं जो हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तीनों व्यवस्थाएं किसके संविधान से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से तीनों व्यवस्थाएं ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, फ्रांस के संविधान से, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या रूस की क्रांति? तो यहाँ लिया गया है ये सब संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्श की प्रेरणा जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से? फ्रांस के संविधान से ओतप्रोत होकर प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा मिली है भारत के संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में विकसित हुई है। कहाँ पर? ब्रिटेन में विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी ऑप्शन नंबर बी, दल बदल कानून। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। वहीं अगर संघ की भाषाओं की बात करें तो ये आती है आपकी 8वीं अनुसूची में। संघ की भाषाएं आपकी किस अनुसूची में आती है? 8वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 151? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ये है अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 51 का, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्तव्य होगा, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। भारत का सबसे संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है, जो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे संपत्ति वाला राज्य बन गया है। ठीक है, इसकी जीडीपी जो है, जीएसडीपी, वो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और के साथ ही ये भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है। कौन? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीडीपी के आधार पे भारत का स्थान क्या है?
तो जीडीपी के आधार पे भारत का जो स्थान है वो 7वां है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 7वां है। प्रथम की बात करें तो आप अमेरिका आपका प्रथम है, अमेरिका की जो जीडीपी है वो काफ़ी अच्छी है। सेकंड आपका चीन आ जाता है, थर्ड पे आपका जापान है, फोर्थ आपका ब्रिटेन है, 5 आपका फ्रांस, ठीक है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद आता है आपका भारत, ठीक है। ठीक है, इसमें एक और रह गया है जर्मनी। कौन सा बचा है इसमें? जर्मनी, फिर फ्रांस है, ठीक है। ये पुराने डेटा के हिसाब से है। अगर न्यू की बात करें तो अभी 2023 में अब जो है वो 5वीं है, ठीक है। 2023 के हिसाब से जो रैंकिंग है वो 5वीं है। ये पुराना डेटा है जिसमें 7वीं स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल, ठीक है। केरल में उच्चतम मानव विकास सूचकांक STI है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो अपने देश भारत में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, भारत में पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो ये कथन कहा गया था केन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, केन्स के द्वारा ये कथन कहा गया था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ आपका हो जाएगा, निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या पंजाब? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देश के क्षेत्रफल से, देश की कुल जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण या इनमें से कोई नहीं? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देना चाहिए। किससे? देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में औद्योगिक वित्त शिखर संगठन है? तो ये है ICICI, RBI, IFCI या IDBI? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। IDBI जो है वो भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। IDBI मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। ये है आपका IDBI का फुल फॉर्म, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है मुख्यालय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ था पहले, ये सोवियत संघ, ठीक है। तो इसके सहयोग से भारत में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1965 में, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पोकार्पस या एरिस्टोनीज? तो इसका प्रयोग किया था, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था एरिस्टोनीज के कारण, ठीक है। किसने किया था? एरिस्टोनीज ने किया था सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ये आपसे पूछा है, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, केपलर द्वारा ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे,
वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिलती है ऑप्शन नंबर ए आपकी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कुल 78% जो है वो नाइट्रोजन आपको वायुमंडल में मिलती है। ऑक्सीजन का प्रतिशत आपका 21 होता है और अन्य गैस जो होती हैं, अन्य गैस उसका प्रतिशत 1 होता है। ठीक है, 78% आपकी नाइट्रोजन हो गई, 21% आपकी ऑक्सीजन और अन्य गैसों का प्रतिशत 1% होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? भारत, जापान, जर्मनी या इक्वाडोर? तो ये स्थित है आपका इक्वाडोर, जो कि सक्रिय अवस्था में है ये। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5,897 मीटर ऊंचा है ये। कितना ऊंचा है? सबसे ऊंचा है, 5,897 मीटर ऊंचा है, इक्वाडोर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? भारत, फ्रांस, यूएसए या जापान? तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। अमेरिका जो है वो अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपका पड़ता है मंगोलिया, चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। मंगोलिया और चीन में गोबी मरुस्थल पाया जाता है और ये ठंडे मरुस्थलों में आता है, गर्म में नहीं है, ये ठंडे मरुस्थलों के अंतर्गत आता है गोबी का मरुस्थल। ठीक है, कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? पत्तन मतलब बंदरगाह। ठीक है, पत्तन मतलब बंदरगाह यानी पोर्ट। तो ये कहा जाता है 5 सागरों का पत्तन मास्को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप 5 सागरों को तक जा सकते हैं, इसीलिए मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पे घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी को उसके अक्ष पे घूमने को घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्या कहते हैं? घूर्णन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसी भी राज्य के हो, राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा खांसी आ गई थी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन लेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा आपका, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? लखनऊ, मेरठ, आगरा या बनारस? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, आगरा। आगरा में यमुना नदी के किनारे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल स्थित है। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? गाजीपुर, आगरा, मेरठ या वाराणसी? तो ये प्रारंभ किया गया है गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गाजीपुर में देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है सिंचाई हेतु। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 42 पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और सेशन अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948, 1954 या 1950? तो यहाँ की गई है स्थापना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1954 ईस्वी में की गई है केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जब बात यहाँ राम कथा की हो रही है, राम जी की हो रही है, तो ये है आपका अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी अयोध्या, राम की जहाँ जन्मस्थली है वहाँ पर राम कथा संग्रहालय बना है अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में किससे मिलती है? किससे नहीं, किससे? ठीक है, किससे मिलती है? नेपाल, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो ये आपकी मिलती है बिहार से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बिहार से मिलती है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? तो उत्तर प्रदेश की सूचना केंद्र का मुख्यालय पड़ता है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है उत्तर प्रदेश की सूचना केंद्र का मुख्यालय। अगला प्रश्न है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन है, विश्व ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 सितंबर को मनाया जाता है और इसके मनाने का उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ को बताना। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ को बताना और बढ़ावा देना इलेक्ट्रिक वाहनों को, जिससे प्रदूषण जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋषि सुनक निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हाल ही में भारत आए हुए थे? तो ये हैं आपके ब्रिटेन के। ठीक है, ऑप्शन पर भी आपका राइट हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारत आए थे G20 की बैठक के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या इंडोनेशिया? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए भारत ने। ठीक है, भारत ने जीता है कांस्य पदक टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में एशियाई खेलों में। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 49 है आपका, निम्न में किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के सलेम जिले के साबूदाना को GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50 है, आखिरी प्रश्न है ये आपका, कि देश की पहली सोलर सिटी सांची निम्न में किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हमें अपने देश की पहली सोलर सिटी मिल गई है। वो कौन सी है पहली सोलर सिटी? सांची है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कहाँ पर है सांची? तो ये सांची के स्तूप के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है देश की पहली सोलर सिटी। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप GK की मॉक टेस्ट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको हम GK के अच्छे से अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।